मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के भूगोल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने जो फर्स्ट लेक्चर था भारत का, उसमें देखा कि भारत की एक सामान्य विशेषता क्या है, उसकी आकृति कैसी है, उसका क्षेत्रफल, विस्तार, अक्षांश, देशांतर और उसकी आंतरिक संरचना कैसी है, इन सब के बारे में हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज सेकंड लेक्चर में हम लोग जियोमॉर्फिक रीजन, भारत के भूआकृतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में अगर देखा जाए तो भारत के भूआकृतियों का जो विकास है वो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान समय तक इसमें जो है विभिन्न प्रकार के चट्टानों के लक्षण मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में पढ़ाया था, भूगर्भिक संरचना में इस चीज़ को मैंने बताया था। यहाँ पर प्राचीन कैम्बियन युगीन अरावली पर्वत से लेकर के और वर्तमान समय होलोसीन एज तक की जो जलज चट्टानें हैं, नदियों के अपरदन और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप जो चट्टानें पाई जाती हैं, खासकर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में वो पाई जाती हैं। देखें अगर इतिहास तो प्री कैम्बियन युगीन आर्कियन चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और क्वार्टनरी युगीन जलोढ़ निक्षेप जो है इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इसकी भूगर्भिक संरचना में भी विविधता है। एक अमेरिकन विद्वान थे विलियम डेविस मोरिस, उन्होंने बताया था कि ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, ए लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। कोई भी स्थल रूप अपनी संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। भारत का जो भूआकृतिक स्वरूप है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ, उसका संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी उसकी आंतरिक संरचना से अवश्य होता है। हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है या पठार का निर्माण हुआ है या मैदानों का निर्माण हो रहा है, तो इन सब के निर्माण की प्रक्रिया में पृथ्वी के आंतरिक भाग का यानी पृथ्वी के आंतरिक स्ट्रक्चर का कहीं ना कहीं प्रमुख योगदान रहता है। तो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन बता दूं। भारत में लगभग जो आकृतियां पाई जाती हैं, पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र तटीय मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र और द्वीपीय समूह, तो इनको सबसे पहले हम भूआकृतियों को देख लेते हैं कि इनका परसेंटेज किसके अंतर्गत आता है। भारत में लगभग 10.6% भाग ये माउंटेन का है यानी पर्वत है। दूसरा 18.5% भाग इस पर जो है पहाड़ियों का क्रम है, यानी पहाड़ियाँ, ऊंची पीक्स और उसके ढाल, स्लोप, ये सब सम्मिलित होते हैं पहाड़ियों के अंतर्गत। और फिर इसके बाद में 27.7% ये प्लेटो यानी पठार का है। प्रायद्वीपीय पठार अभी मैं बताऊंगा कितना रूप में विस्तृत है। और सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है 43.2% ये प्लेन है यानी मैदान है। इस डेटा को आप नोट कर सकते हैं। इसको लमसम हम 11, 18, 27 और 43 के क्रम में जानते हैं। ओके, अब हम चलते हैं, देखते हैं कि भारत को उच्चावचीय दृष्टि से यानी रिलीफ को अगर हम देखें, भारत के भूआकृति के ऊपरी भाग को देखें तो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। भारत को मुख्य रूप से हम सबसे पहले जो भारत का पहला पार्ट होगा वो होगा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। नॉर्थ माउंटेन रीजन। मैं आपको इस मानचित्र में बताते चल रहा हूँ। यहाँ पर लद्दाख, कश्मीर से लेकर के और नेपाल और पश्चिमी हिमालय तक ये जो क्षेत्र है आपका, ये फर्स्ट पार्ट हो जाता है यानी उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसको भी कई भागों में डिवाइड किया गया है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। और पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय के रूप में इसको डिवाइड किया गया है।
दूसरा पार्ट हम चलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर का विशाल मैदान। आपका यहाँ राजस्थान से लेकर के ये क्षेत्र आपका सेकंड है, उत्तर का विशाल मैदान। इसमें राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचला गंगा का मैदान मुख्य रूप से आता है। अब अगला है नंबर 3, जो सबसे विस्तृत भाग है भारत का, मैदान के बाद में दूसरा सबसे बड़ा भाग है, वो है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार का भाग अगर हम देखें तो आपका ये जो क्षेत्र आता है, ये पूरा नंबर 3 ये प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बहुत ही विस्तृत है, कई भागों में बटा हुआ है। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, इन भागों में जो है ये पठारी क्षेत्र आपका विस्तृत है। अगला पार्ट है नंबर 4, तटीय मैदान। आप इधर जानते हैं बे ऑफ बंगाल और इधर जानते हैं अरेबियन सी। तो इन सागर के तटवर्ती क्षेत्रों को हम, जो तटवर्ती मैदान हैं, उनको मैदान की संज्ञा देते हैं। ये पठारों के बाद में इसको हम पश्चिमी तटीय मैदान और इसको हम पूर्वी तटीय मैदान के रूप में जानते हैं। तो ये हो गया समुद्र तटीय मैदान। इसके बाद में हम चलते हैं, ये 4 पार्ट जो हैं, ये हिस्से भारत के प्रमुख भौतिक विभाग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें कुछ विद्वानों ने, भूगोलवेत्ताओं ने 2 पार्ट और डिवाइड कर दिए हैं। यानी ये राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये एक अलग प्रकार की विशेषता को दर्शाता है। और इधर की तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आप देखेंगे यहाँ पर, और इधर की तरफ लक्षद्वीप और भी छोटे मोटे द्वीप जो हैं, उनको भी एक अलग श्रेणियों में रख दिया गया है। तो 2 पार्ट और हो जाते हैं, एक हो जाता है भारतीय मरुस्थल और एक हो जाता है द्वीप समूह। हमें मोटी मोटा यही 4 के बारे में पढ़ना है, लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिगत से मरुस्थलीय भाग और द्वीप समूहों से संबंधित कुछ विशेषताओं का भी अध्ययन करना आवश्यक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो पूरब से लेकर पश्चिम तक एक चाप के आकार में फैला हुआ है, लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में। उत्तर का विशाल मैदान, इसमें अगर राजस्थान के मैदान को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान, इस दृष्टि से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को, इसको भी आपको पढ़ना है। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, इस सब भाग में विभाजित कर दिया गया है। इसी प्रकार पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदानों को भी अनेक भागों में डिवाइड किया गया है। एक और विभाजन है, इसका थोड़ा सा सूक्ष्म, उसको भी आप देख सकते हैं। हाँ, ये देख लीजिए, इसमें हिमालय पर्वत को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पश्चिमी हिमालय, ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपका, यहाँ जम्मू कश्मीर का हिस्सा, लद्दाख का हिस्सा और हिमाचल प्रदेश का हिस्सा, उत्तराखंड का हिस्सा, ये मिलकर के पश्चिमी हिमालय का निर्माण करते हैं। दूसरा है पूर्वी हिमालय। चूँकि भारत में जो भाग पड़ रहे हैं उन्हीं का हम अध्ययन करेंगे, तो इसलिए इसमें नेपाल को नहीं दिखाया गया है इस मानचित्र में। पूर्वी हिमालय के अंतर्गत यहाँ पर पूर्वी का असम का हिस्सा जो है, इसको असम हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये नंबर 2 पार्ट जो दिया गया है, ये 2 पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। यहाँ सिक्किम से लेकर के और ये उत्तर अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है, ये पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आता है। और तीसरा जो आता है, ये असम का कुछ क्षेत्र पहाड़ी भी है और कुछ क्षेत्र मैदानी भी है, याद रखिएगा।
और ये जो तीसरा हिस्सा आता है इसको हम उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं। यहाँ पर नागा, पटकोई, बूम, गोरो खासी जयंतियाँ और क्या कहते हैं अराकान योमा जो भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है। हालांकि मेघालय का जो पठार है ये हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है, इसको हम आगे बताएंगे। अब आगे की चलते हैं विशाल मैदान। विशाल मैदान को भी कई भागों में बांटा गया है, उत्तरी मैदान, पूर्वी मैदान, असम का मैदान और थार का मरुस्थल। देखिए इसमें थार के मरुस्थल को दे दिया गया है। तो ये है उत्तरी मैदान नंबर 4। 5वां है ये पूर्वी मैदान। वो अब उत्तरी मैदान के अंतर्गत आप देख सकते हैं इसमें पंजाब, हरियाणा और क्या कहते हैं मध्यवर्ती भारत के ऊपर का हिस्सा ये पूरा सम्मिलित किया जाता है। पूर्वी मैदान के अंतर्गत आप जैसे आएंगे बिहार के आसपास, बिहार, पश्चिमी बंगाल, इनका क्षेत्र आता है। ये भी हम आपको आगे डिटेल मैदान पढ़ाते समय इसको बताएंगे आपको। फिर आता है असम का मैदान, ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जिसको असम का मैदान। फिर है थार का मरुस्थल, ये आप डिजर्ट देख रहे हैं, इसको मैंने बता दिया। इसके बाद में आते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि। यहाँ विंध्याचल और सतपुड़ा की जो रेंज है वो एक तरीके से मध्यवर्ती भूमि का निर्माण करती है जो भारत के उत्तर मैदान और दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार को अलग करने का काम करती है। तो यहाँ पर उच्च पर्वत श्रेणियाँ विंध्याचल, सतपुड़ा हैं, इसी कारण से। फिर है आपका दक्कन का पठार। दक्कन के पठार को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। मैंने ज्योलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ाते समय आपको बताया था कि क्रेटेशियस युग में भ्रंशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप मध्य भारत में जो है पश्चिम भारत में प्रायद्वीपीय पश्चिमी भाग में 5 लाख वर्ग किलोमीटर पर लावा का प्रवाह हो गया था पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने के कारण। तो ये जो है इसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन। इसके बाद में है पूर्वी पठार। ये क्षेत्र जो है खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है। इसको हम उत्तरी पूर्वी पठार या उत्तरी पूर्वी पठार कह सकते हैं। खासकर छोटा नागपुर का पठार, ये दामोदर वैली का क्षेत्र है जहाँ पर बोकारो, झरिया, गिरिडीह, कर्णपुरा ये सब जो है खनिज संसाधन के क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसा मैंने आपको मिनरल रिसोर्सेज में बताया था। फिर उसके बाद में है पश्चिमी पहाड़ियाँ नंबर 13वें स्थान पर। यहाँ पर नीलगिरी रेंज आती है और यहाँ पश्चिमी घाट, इन सब का मिश्रण होता है। तो ये भी एक उच्चावचीय दृष्टि से जो है एक ऊंचा स्थल है, यहाँ पर भी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और नंबर 14 है पूर्वी पहाड़ियाँ। इस क्षेत्र पर भी कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। फिर तटवर्ती मैदान में पश्चिमी तटवर्ती मैदान, पूर्वी तटवर्ती मैदान, और फिर यहाँ पर नंबर 17 पर है लक्षद्वीप और ये है 18 अंडमान निकोबार द्वीप। तो आप एक मोटा मतलब समझ गए होंगे कि भारत को कितने भूआकृतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, इनकी कितनी जो है उप इकाइयाँ हो सकती हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान और समुद्र तटीय मैदान, ये 4 आकृतियाँ ही हमको स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही हैं। अब रह गई बात द्वीप समूह को, तो द्वीप समूहों में भी कुछ मैदानी क्षेत्र हैं, कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं, कुछ पठारी हैं, उसमें भी अलग है, लेकिन उनकी विशेषताओं का हम अलग अध्ययन कर चुकेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज। सबसे पहले प्रथम हिमालय पर्वत श्रृंखला यानी उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। हाँ, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। देखिए जो भारत का उत्तरी भाग है माउंटेन, वो अपनी एक अलग विशिष्टता को रखता है और इसको भारत का ग्रेट बैरियर कहा जाता है, एक महान अवरोधक के रूप में काम करता है। कहीं ना कहीं भारत का जो उत्तरी भाग है, पर्वतीय क्षेत्र है, ये मानसून को भी नियंत्रित करने का काम करता है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता, इसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, मानचित्र में ही थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर पहले तो
चलिए देखिए, ये जो है महान हिमालय, फिर ये लघु हिमालय, और यहाँ पर ये शिवालिक हिमालय, ये 3 श्रेणियाँ हैं। यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, इन श्रेणियों का मिलता है। ये यहाँ पर ये श्रेणियाँ जो हैं इस तरीके से ऐसे मुड़ गई हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में पड़ गई। बस केवल मैं कि इसकी एक विशेषता बताना चाहता हूँ। देखिए, ये ग्रेट बैरियर के रूप में काम करता है, एक महान विभाजक के रूप में काम करता है। इसके द्वारा भारत की जलवायु भी नियंत्रित होती है, और एक खनिज क्या कहते हैं, एक संसाधन के रूप में भी हिमालय पर्वत। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत में उत्तर से आने वाली जो कोल्ड विंड्स हैं, ध्रुवीय पवनें हैं, ये सीधा भारत में प्रवेश कर जाती, और उत्तर भारत का क्षेत्र भी जो है हिमाच्छादित हो जाता। दक्षिण से जाने वाली हवाएं, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होती हैं, उनके लिए भी ये अवरोधक का काम करता है। वो मानसून को पूर्वोत्तर क्षेत्र से पश्चिम की तरफ ऐसे घुमा देता है, बंगाल की खाड़ी की शाखा को, और हमारे उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में बारिश होती है। अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो आप जान सकते हैं कि उत्तर की साइबेरियाई हवाएं, जो बहुत ही ठंडी होती हैं, बहुत ही चिल्ड होती हैं, वो हमारे क्षेत्र के तापक्रम को शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं। इससे तमाम फसलों पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से उत्तर पूर्व मानसून भी जो है उत्तर की तरफ प्रवाहित होने लगता। हालांकि तिब्बत के पठार के कारण कुछ कंट्रोल हो जाता, लेकिन फिर भी जो है एक यहाँ की जलवायु कंडीशन कुछ दूसरी होती है। तो इसी हिमालय के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इस हिमालय को मुख्य रूप से हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है ट्रांस हिमालय, फिर दूसरा है ग्रेटर हिमालय, फिर तीसरा है लघु हिमालय, और चौथा है शिवालिक हिमालय। अभी इनके कई नाम जो हैं उनको भी मैं बता दे रहा हूँ। और इसके बाद में है 5वां पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ। इन 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है हिमालय रेंज को। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है हिमालय की। थोड़ा सा संक्षेप में जान लेने की ज़रूरत है कि ये हिमालय पर्वत कैसे बना। इसके संदर्भ में 2 मत प्रचलित हैं। एक तो कोबर का जियोसिंक्लाइन थ्योरी, यानी इसको हम कहते हैं भूसन्नत सिद्धांत। और दूसरा हैरी हेस महोदय का प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ये 2 सिद्धांत हिमालय पर्वत के संदर्भ में बहुत ही फेमस हैं, और कई विद्वानों ने दिया है, लेकिन इन दोनों के सिद्धांतों का प्रचलन ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूं, लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले, आज के लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले इयोसीन काल से जो है हिमालय का निर्माण प्रारंभ होता है। यानी सेनेजोइक कल्प के टर्सरी एज में इयोसीन काल में प्रारंभ होता है हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया, और इयोसीन से लेकर के ओलिगोसीन तक इसमें बनता है आपका महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो ट्रांस हिमालय है जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये सब श्रेणी आती हैं, इनका निर्माण थोड़ा सा और पहले हो चुका था, हिमालय के पहले हो चुका था। दूसरा जो है आता है मायोसीन कल्प, मायोसीन, इसमें बनता है आपका लघु हिमालय। और तीसरा जो होता है शिवालिक, ये इसका निर्माण होता है प्लायोसीन काल में।
शिवालिक, इसका निर्माण प्लायोसीन काल में मुख्य रूप से होता है। तो हम देखते हैं कि हिमालय जो है अगर भूगर्भिक दृष्टि से देखा जाए तो एक युवा पर्वत है, यानी नवयुवक पर्वत के रूप में है, क्योंकि अभी इसकी ऊंचाइयों में वृद्धि देखी जा रही है। जैसे आपने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंची थी, अब उसमें 0.86 की वृद्धि और भी दर्ज की गई है। तो यानी अभी भी ये निर्माण की अवस्था में है और एक क्या कहते हैं, इसमें मूवमेंट भी होता है। ये अर्थक्वेक की दृष्टि से, वॉल्केनो की दृष्टि से अभी भी सक्रिय अवस्था में है। तमाम विवर्तनिक घटनाएं इस क्षेत्र में जारी रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये युवा वलित पर्वत है, और अगर हम रचना और बनावट की दृष्टि से देखें तो यह एक फोल्डेड माउंटेन है, यानी ये एक वलित पर्वत के रूप में विद्यमान है। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। दोनों सिद्धांतों को थोड़ा सा हम संक्षेप में देख लेते हैं। कोबर ने ये बताया था कि जहाँ पर कोबर का सिद्धांत ये बताते हैं कि 7 करोड़ वर्ष पूर्व जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है वहाँ पर पहले एक टेथीज भूसन्नत थी। क्या थी? टेथीज भूसन्नत थी, यानी जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन का मतलब ये होता है एक ऐसी गहरी सकरी बेसिन जिसमें निक्षेपण के साथ साथ, यानी डिपोजिशन, पदार्थों के डिपोजिशन की प्रक्रिया के साथ साथ उसकी तली का अवतलन होता है। ऐसी गहरी छिछली लंबी बेसिन को हम जियोसिंक्लाइन या भूसन्नत कहते हैं। और इस भूसन्नत के दोनों तरफ के जो स्थलखंड होते हैं उनसे नदियों के माध्यम से या विभिन्न अपर्दन के कारकों के माध्यम से पदार्थ कट पीट करके उस जियोसिंक्लाइन में डिपॉजिट होती है, और जियोसिंक्लाइन एक समय ऐसा आता है कि वो भर जाती है। वही चीज़ कोबर भी बताते हैं कि उत्तर में जो है अंगारा लैंड था, दक्षिण में गोंडवाना लैंड का पार्ट था। अगर आपने वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पढ़ा होगा तो उसमें बताया था कि पेंजिया का विखंडन जब हुआ तो उत्तरी भाग अंगारा लैंड हो गया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड हो गया, और बीच में एक टेथीज भूसन्नत हो गई। अब उस टेथीज भूसन्नत में अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड से निकलने वाली नदियों ने जो है मलबे को डिपोजिशन किया। उसके बाद में क्या हुआ कि उत्तर के जो भूखंड थे और दक्षिण के भूखंड थे, यानी विवर्तनिक जो घटनाएं घटित हुई पृथ्वी के भूगर्भ में, आपस में भूसंचलन हुआ, तो उसके कारण जो है उस पदार्थ में, टेथीज में जमा भूसन्नत जो मलबा था उसमें फोल्ड उत्पन्न हो गया, यानी वो एक मोड़दार पर्वत के रूप में बदल गया। इसका एक चित्र हम अगर यहाँ पर दिखाना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। ये मान लीजिए आपका गोंडवाना लाइन का हिस्सा है और इधर अंगारा लैंड का हिस्सा है। बीच में ये टेथीज से भूसन्नत थी, इधर से फोल्ड पड़ा, इधर से फोल्ड पड़ा, और ये दोनों तरफ मोड़ उत्पन्न हो गए, और बीच में जो है मोड़ नहीं उत्पन्न हो गया, वो तिब्बत के पठार के रूप में रह गया। कहने का मतलब है, ये आप जान रहे हैं कि ये क्षेत्र तिब्बतन पठार के रूप में ये विद्यमान है, ये पठारी क्षेत्र के रूप में है, और उत्तर की तरफ कुनलुन श्रेणियाँ हैं। तो ये जो है फोल्ड के कारण, प्रेशर पड़ने के कारण ऐसा हुआ। उत्तर की तरफ से बल ने काम किया, दक्षिण की तरफ से बल ने काम किया, भूगर्भीय घटना घटित हुई, और दोनों तरफ से दबाव पड़ने के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, कुनलुन श्रेणियों का निर्माण हुआ। तो आगे की तरफ हम चलते हैं। यही चीज़ प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में बताया गया है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में ये बताया गया है कि हमारे धरातल का जो ऊपरी दृढ़ भूखंड है उसको हम प्लेट कहते हैं, और प्लेटों का जो संचलन होता है उसी को हम प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या बताया। हैरी हेस ने बताया था कि उत्तर का भाग जो था हिमालय के, उसको हम यूरेशियन प्लेट कहते थे, और दक्षिण का जो भाग है उसको जो है हम इंडियन प्लेट के नाम से जानते थे। अब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराव के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और बाद में ये 3 श्रृंखलाओं के रूप में बदल गया। तो ये हुआ हिमालय की ओरिजिन कैसे होती है, इसको मैंने संक्षेप में बताया है। जब आप मुख्य परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे तो उसमें कोबर का भूसन्नत सिद्धांत,
प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, आर्थर होम्स का संवहनीय तरंग सिद्धांत, जोली और डेली का सिद्धांत, ये सब सिद्धांत आपको मुख्य रूप से पढ़ाए जाएंगे। आगे की तरफ हम चलते हैं। अब आते हैं हिमालय की श्रृंखलाओं के बारे में चलते हैं, पढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि हिमालय की ओरिजिन कैसे होती है, हिमालय के कितने पार्ट हैं। अब हम एक एक पार्ट की आपके सामने व्याख्या करते हैं, कहाँ पर कौन सी स्थिति है। सबसे पहले हम चलते हैं नंबर 1 पर, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का निर्माण महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय के पहले जो ही हो चुका था। मैं आपको बता दूं यहाँ पर यहां पर आप देखेंगे एक है काराकोरम श्रेणी, ये। उसके बाद में यहां पर लद्दाख और फिर जास्कर और इसी के आगे यहां पर कैलाश। ये 4 श्रेणियां काराकोरम हिमालय के अंतर्गत मुख्य रूप से सम्मिलित की जाती हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस ट्रांस हिमालय का अधिकांश जो भाग है वो पड़ता है पूरा तिब्बतीय भाग में, इसीलिए ट्रांस हिमालय को तिब्बतन हिमालय कहते हैं। यहाँ पर एक पामीर ग्रंथि है, यहाँ पर आप देखेंगे मानचित्र में तो एक पामीर ग्रंथ है, और इसके इधर की तरफ कुनलुन श्रेणी और इधर की तरफ हिंदकुश श्रेणी। काराकोरम रेंज का जो विस्तार है वो यहाँ पर पामीर ग्रंथ से लेकर के और इसका कुछ हिस्सा यहाँ तक आगे बढ़ जाता है, यानी कैलाश के निकट तक के आसपास तक का है। और इसी काराकोरम में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, यानी इसको हम कहते हैं गाडविन और ऑस्टिन, ये यहीं पर विद्यमान है। एक पीक के रूप में यहाँ पर इसकी स्थिति है गाडविन ऑस्टिन की। इसको हम भारत की सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। लगभग 8,611 मीटर जो है ये ऊंची है। लेकिन गाडविन ऑस्टिन पीओके वाले क्षेत्र में पड़ता है। कभी कभी इसमें भी असमंजस हो जाता है। जैसे एक है कंचनजंगा, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। कंचनजंगा 8,598 मीटर, ये सिक्किम में पड़ता है। तो अगर K2 को नहीं दिया है ऑप्शन में आपकी परीक्षा में, तो आप कंचनजंगा को भी लगा सकते हैं, क्योंकि कंचनजंगा मूल रूप से भारत में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। लेकिन ये जो है पीओके वाले क्षेत्र में, पाक ऑक्युपेटेड कश्मीर जो हिस्सा है उसमें क्षेत्र में पड़ता है, पाकिस्तान अधिकृत वाले क्षेत्र में ये पड़ता है। तो आगे की तरफ हम चलते हैं। ये चीज़ स्पष्ट हो गया होगा। काराकोरम के दक्षिण में पड़ता है लद्दाख रेंज, और लद्दाख के दक्षिण में पड़ता है जास्कर, और उसके भी ये जो है दक्षिण पूर्व हिस्से में पड़ता है कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी के आसपास से ही मानसरोवर झील से यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, और इन्हीं ट्रांस हिमालय से होकर के यहाँ पूर्वोत्तर क्षेत्र से होकर पाकिस्तान में जो है ये प्रवाहित होती है। अब इसको गाडविन ऑस्टिन जो है सबसे ऊंची चोटी है, इसको गौरी नंदा पर्वत भी कहते हैं स्थानीय क्षेत्र में। गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी ये जाना जाता है। इसी में मैं आपको बता दूं कि जो भारत के सबसे बड़े ग्लेशियर हैं काराकोरम श्रेणी में, सियाचिन, वाल्टोरो, हिस्पार, ये सब इसी ट्रांस हिमालय की श्रेणियों के बीच में स्थित हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ पर जो हिम रेखा की ऊंचाई है, अभी मैं बताऊंगा महान हिमालय पढ़ाते समय, यहाँ पर हिम रेखा की ऊंचाई जो है थोड़ी सी नीचे है, यानी यह क्षेत्र जो है ज़्यादातर बर्फ़ से ही ढका हुआ है। यहाँ पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बिल्कुल ये क्षेत्र जो है धवल हो जाता है।
और काराकोरम को तो भारत की क्या कहते हैं, एशिया की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। और इसी के आसपास एक तीव्र ढलान वाली चोटी राकापोसी पाई जाती है, जो विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटियों में से एक है। अब एक चीज़ मुझे और बताना था, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस क्षेत्र में, आप अगर देखेंगे तो एक फॉल्ट पाया जाता है जो ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से, ग्रेट हिमालय से विभाजित करता है। इसका नाम है इंडस शांगपो सचर जोन। ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से विभाजित करने वाला कौन सा भाग है या कौन सा जोन है, तो इंडस सांगपो सचर जोन, यहीं से जो है महान हिमालय ट्रांस हिमालय से डिवाइड हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, हाँ मैं बता रहा था कि जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच में, जास्कर यहाँ से जो मानसरोवर झील से निकलती है ये सिंधु नदी, तो ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसी श्रेणियों के मध्य से आकर के पाकिस्तान में बुंगी नामक स्थान पर ये नीचे की तरफ प्रवाहित होती है। लद्दाख श्रेणी को बुंगी नामक स्थान पर काट करके ये भारत का सबसे गहरा गार्ज बनाती है। लगभग 5200 मीटर गहरा गार्ज ये सिंधु नदी जो है बनाती है। और उसके बाद में सिंधु की तमाम सहायक नदियाँ, श्योक, सतलज, रावी, ब्यास, हिनाव, इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर फैली हुई है। तो ये था आपका ट्रांस हिमालय, इसकी मुख्य मुख्य चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अच्छा, एक प्रश्न और भी परीक्षा में आता है, इसको भी आपको जानने की बेहद ज़रूरत है। कभी कभी ये आता है कि पश्चिमी हिमालय के उत्तर से दक्षिण की तरफ श्रेणियों का क्रम क्या है, तो इसको भी आप देख लीजिए। सबसे पहले आता है काराकोरम, उसके बाद में आता है लद्दाख, उसके बाद में आता है जास्कर, और अगर हम इसको लेंगे तो ये भी कैलाश आ जाता है, नंबर 4 पर ही आता है कैलाश। नहीं तो यहाँ पर जो है लघु हिमालय की एक श्रृंखला है जिसको हम कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं, ये आ जाता है। अभी मैं पीर पंजाल के बारे में बता रहा हूँ। तो पहला आ जाएगा लद्दाख, ये सबसे पहले आ जाएगा काराकोरम, उसके बाद में सेकंड के नंबर पर आ जाएगा लद्दाख, फिर आ जाएगा जास्कर, और फिर आ जाएगा पीर पंजाल। अब पीर पंजाल के स्थान पर कभी कभी कैलाश को भी दे सकते हैं, लेकिन ये 3 श्रेणियां जो हैं उत्तर से दक्षिण इनका क्रम होता है और दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रम होता है। ये परीक्षा में आपके पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। उत्तर से दक्षिण की तरफ ट्रांस हिमालय की श्रेणियों का क्रम। लेकिन ये पीर पंजाल जो पड़ता है ये लघु हिमालय में पड़ता है आपका, ठीक है, ये यहाँ पर पड़ेगा। यहाँ पर इसके स्थान पर कैलाश भी आ सकता है। ओके, तो ट्रांस हिमालय के बारे में आप जान गए कौन कौन से ग्लेशियर हैं। अच्छा, इसमें बहुत से दर्रे हैं, जैसे आगिल दर्रा है और बुर्जिल है और तमाम दर्रे। बुर्जिल तो ये पड़ जाएगा महान हिमालय में, आगिल दर्रा है, और इसके क्षेत्र में अक्साई चीन वाले, ये अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में भी बहुत से दर्रे हैं। तो इन दर्रों के बारे में अभी मैं लास्ट में एक मानचित्र पर आपको बता दूंगा कि कौन से दर्रे किस प्रदेश में हैं और उनसे होकर के कौन कौन सा मार्ग जाता है। दूसरा हम चलते हैं महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय। महान हिमालय, इसको हिमाद्री भी कहते हैं, और इसको हम और कई नामों से बृहत हिमालय भी कह सकते हैं। इसको बृहत हिमालय, इंग्लिश में हम एक ही शब्द यूज कर सकते हैं, ग्रेटर हिमालय। ओके, ग्रेटर हिमालय, इसके बारे में हम चलते हैं। ग्रेटर हिमालय लगभग इसका जो विस्तार है, अब ये मानचित्र में ही पढ़ाने वाली चीज़ है मुख्य रूप से, वो मानचित्र में ही इसको पढ़ाया जा सकता है। लेकिन पहले मैं यहाँ पर इसका विवरण दे देता हूँ जिसको आपको नोट कर सकते हैं। उसके बाद में हम ग्रेटर हिमालय के बारे में आगे की तरफ बताते हैं। इस क्षेत्र को थोड़ा सा हम और आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, तो ये आपका ग्रेटर हिमालय वाला पार्ट हो जाएगा।
ग्रेटर हिमालय यहाँ पर नंगा पर्वत से लेकर के नमचा बरवा तक, यहाँ से लेकर के नंगा पर्वत से लेकर के नमचा बरवा तक, ये जो आपका है ग्रेटर हिमालय। और उसके बाद में उसके नीचे उसी के समानांतर मिडिल हिमालय, और फिर उसके समानांतर जो है वो पड़ जाता है आपका शिवालिक हिमालय। ये तीनों श्रेणियां एक दूसरे के समानांतर यहाँ पर नंगा पर्वत से लेकर के यानी सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के और पूरब में नमचा बरवा तक फैली हुई हैं। अभी इसको हम एक मुख्य चित्र के माध्यम से इसको स्पष्ट कर दे रहे हैं। कुछ डेटा पहले आप नोट कर लीजिए। महान हिमालय का निर्माण जो हुआ वो इयोसीन कल्प से लेकर के इयोसीन से लेकर के ओलिगोसीन तक लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय, महान हिमालय का निर्माण होता है। और ये जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में जानी जाती है महान हिमालय। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। वैसे टोटल हिमालय की जो औसत लंबाई है वो 2417 किलोमीटर मानी जाती है। ये कई पुस्तकों में लिखा हुआ है, लेकिन औसतन ये हम 2500 किलोमीटर मोटी मोटा मान लेते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि लगभग 100 से लेकर के और 150 किलोमीटर जो है इसकी औसत चौड़ाई है। ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। और इसकी औसत ऊंचाई, महान हिमालय के बारे में बता रहे हैं, औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। क्लियर हो गया। लंबाई 2500 या 2417 किलोमीटर हम मान सकते हैं। 2417 एवरेज है, टोटल है। और 100 से लेकर 150 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है। ऊंचाई 6100 मीटर है, याद रखिएगा, किलोमीटर में नहीं है, ये 6100 मीटर में है। आगे हम चलते हैं। देखिए, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय का जो स्लोप है, ये उत्तर की तरफ जो है ये मंद ढाल है। स्लोप उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ कम है, और दक्षिण की तरफ स्लोप जो है ये ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा दक्षिण की तरफ ये स्लोप पाया जाता है। क्लियर हो गया होगा आपको। उत्तर की तरफ कम स्लोप है और दक्षिण की तरफ जो है सबसे ज़्यादा ढाल इस श्रेणी में पाया जाता है। अब आगे हम चलते हैं। लगभग महान हिमालय में 40 चोटियां ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक पाई जाती है। आपको मैं बता दूं इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं। आप जानते होंगे, नंबर 1 माउंट एवरेस्ट, आठ 8,848.86 मीटर, ये इतनी बढ़ गई है ऊंचाई। अब दूसरा है कंचनजंगा, 8,598 मीटर। उसके बाद में है मकालू, हाँ, मकालू 8,481 मीटर। फिर उसके बाद में है धौलागिरी 8,172 मीटर। ये आप नोट कर सकते हैं। कभी कभी इन चोटियों का क्रम पूछा जाता है कि महान हिमालय की बढ़ते से घटते क्रम में चोटियों का क्या क्रम है, तो याद रखिएगा ये बढ़ते से घटते क्रम की ओर है। 4 चोटियां हैं जो बढ़ते से घटते क्रम की ओर है। इसके बाद में है धौलागिरी के बाद में है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत 8,126 मीटर। इसके बाद में है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा 8,078 मीटर। और इसके बाद में और तमाम चोटियां हैं, नमचा बरवा है, त्रिशूल है, और क्या कहते हैं, नंदा देवी हो गया। तो ये जो है महान हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। मैंने बताया कि 40 चोटियां ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 6,000 मीटर से अधिक है। सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियां ये पाई जाती हैं थोड़ा सा सिक्किम वाले पार्ट में। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये माउंट एवरेस्ट, फिर यहाँ पर कंचनजंगा, और यहीं पर मकालू, धौलागिरी इस तरीके से पाई जाती हैं। अभी मैं इन चोटियों के बारे में भी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ।
अब महान हिमालय का ज़्यादातर भाग बर्फ़ से ढका रहता है। ये सारी चोटियाँ जो है, चाहे शीत ऋतु हो चाहे ग्रीष्म ऋतु में हो, बर्फ़ से ढकी रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में इनका पिघलाव वर्तमान समय में तेज़ी के साथ हो रहा है, और ये जो है एक चमकीली चादर के रूप में, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो एक चमकीली चादर के रूप में जो है ये बर्फ़ के रूप में ढकी हुई दिखाई देती है। अब महान हिमालय में कुछ ग्लेशियर हैं, उन ग्लेशियर के बारे में भी कभी कभी पूछता है कौन सा ग्लेशियर पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पड़ता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पड़ता है ये बुर्जिल जोजिला। बुर्जिल जोजिला। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बेटा अभी 1-2 मिनट रुक जाओ, बता रहे। दूसरा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ये पड़ेगा सिपकीला और बारालाचाला। आप जान सकते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद में उत्तराखंड में पड़ेगा भिरमू। उत्तराखंड में पड़ेगा थागला, नीत, लिपुलेख, और फिर पड़ेगा सिक्किम में। सिक्किम में आपका पड़ेगा नाथुला जेलेपला। और फिर पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में बोम डीला। ये आप जान लीजिए। हाँ, जम्मू कश्मीर अब चूंकि ये डिवाइड हो गया है, ये हिस्सा आपका ये इधर हो जाएगा जम्मू कश्मीर का हिस्सा, और ये हिस्सा लद्दाख हो जाएगा। तो कौन सा दर्रा जो है कश्मीर वाले हिस्से में पड़ता है, कौन सा लद्दाख वाले में पड़ता है, इसको मैं बता दूंगा। जैसे बुर्जिल है, ये पड़ेगा आपका जम्मू कश्मीर साइड में। और अभी मैं इसको लास्ट में सारे दर्रों के बारे में एक स्लाइड में आपको बता दे रहा हूँ। एक बार हम फिर से देख लेते हैं मानचित्र पर इनकी क्या स्थिति होती है। हाँ, ये देख लीजिए। अभी मैंने आपको ट्रांस हिमालय के बारे में बताया था, उसको एक बार फिर से देख लीजिए। ये काराकोरम रेंज है, यहाँ पर प्रामीर ग्रंथ से लेकर के और कैलाश पर्वत के आसपास तक, थोड़ा सा उसके पहले ये जो श्रेणी है इसको हम काराकोरम श्रेणी के नाम से जानते हैं। ये ट्रांस हिमालय की बात बता रहा हूँ, दोनों को मैं भी एक साथ दिखा दे रहा हूँ। और ये जो है पामीर ग्रंथ, विश्व की छत के नाम से जानता है। इस पामीर ग्रंथ के पूर्व में कुनलुन श्रेणी है और पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत है। अब ये देखिए दूसरा जो है लद्दाख, फिर ये जास्कर। हमने बताया कि सिंधु नदी यहीं से कैलाश के मानसरोवर से निकल करके लद्दाख जास्कर के बीच में होती हुई यहाँ पर बुंगी नामक स्थान पर गहरा गार्द बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद में एक कैलाश श्रेणी। महान हिमालय को हम देख लेते हैं। महान हिमालय देखिए, ये जो है बृहत हिमालय की श्रृंखला है। जास्कर श्रेणी के दक्षिण में यहाँ पर आपको पड़ जाएगा नंगा पर्वत। नंगा पर्वत यानी सिंधु नदी का मोड़, यहाँ से ले करके और उत्तर पूर्व अगर आप चले जाएंगे दिहांग नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी का जो मोड़ है, वहाँ तक ये 2500 किलोमीटर में महान हिमालय की श्रृंखलाएं विद्यमान हैं। अभी मैंने बता दिया कि इसमें तमाम दर्रे पाए जाते हैं, जो ज़िला है, नाथुला है, शिपकीला है। विभिन्न राज्यों में उनकी स्थिति क्या है मैं बताऊँगा, बोमडीला है। इसी प्रकार से महान हिमालय की चोटियों में कई हाँ, बृहत हिमालय को देख लीजिए आप, पूर्वी भाग में देख लीजिए। ये चलता है बृहत हिमालय का क्षेत्र। तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर जेलेपला दर्रा। दर्रा का मतलब पासेस होता है, जिनसे जो है दो पर्वतीय क्षेत्रों के बीच में जो गैप होता है उसी को हम दर्रा या पास कहते हैं। नदियों के माध्यम से, कटान के माध्यम से या भ्रंशन के माध्यम से, फॉल्ट के माध्यम से इन दर्रों का निर्माण हो जाता है। तो इन्हीं को हम पासेस कहते हैं। ये विभिन्न स्थानों पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जेलेपला दर्रा, फिर ये बृहद हिमालय, यहाँ तक जो है ये दिबांग नदी तक विस्तृत है। आप समझ गए होंगे कि पश्चिम में ये जो है सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के, और पश्चिम में पूरब में ये दिबांग नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक ये विस्तृत है। और फिर इसके बाद में हम आगे की तरफ चलते हैं। एक मानचित्र और भी है जिसमें संपूर्ण को दिखा दिया गया है। ये आप इस मानचित्र में पूरा क्लियर देख सकते हैं।
लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, ये महान हिमालय की श्रृंखलाएं। अब देखिए कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नमचा बरवा। कभी कभी परीक्षा में आपके ये पूछा जाता है कि महान हिमालय या हिमालय की चोटियों का पूरब से पश्चिम की तरफ क्रम क्या है। तो क्रम याद रखिएगा, नमचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, केटू। इस तरीके से पूरब से पश्चिम की तरफ चोटियों का क्रम है। कभी कभी ये उत्तर से दक्षिण पूछ लेते हैं या पश्चिम से पूरब की तरफ ये पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद में है, अच्छा, इसी महान हिमालय से के ग्लेशियरों से यहाँ पर उत्तराखंड के थोड़ा सा उत्तर में गंगोत्री, यमुनोत्री, इनसे गंगा, यमुना, इन सब नदियों का भी आगमन होता है। लेकिन सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा इसी महान हिमालय की पर्वत श्रेणी को काट कर आते हैं। अच्छा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इन सब नदियों का उद्गम जो है तिब्बतीय क्षेत्र में मैंने बताया था, ये जास्कर श्रेणियों से होकर के ये बहती हैं। ये थोड़ा सा उत्तरवर्ती, ये पूर्ववर्ती नदियों के प्रमुख उदाहरण के रूप में जानी जाती हैं। तो ये प्रमुख नदियाँ भी इस क्षेत्र में हैं। नदियों के लिए आपके लिए अलग एक चैप्टर डिसाइड है, तो उसमें मैं बताऊंगा कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और किन किन क्षेत्रों से होकर के बहती है। चलते हैं, हम देखते हैं दूसरे पार्ट पर। पास कर दूँ, तो अब दूसरा हम देखते हैं, महान हिमालय के बाद में जो महान हिमालय के दक्षिण में दूसरी श्रृंखला है, जिसको हम लघु हिमालय या मिडिल हिमालय या लेजर हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं। अब देखिए, महान हिमालय और लघु हिमालय ये एक दूसरे से MCT द्वारा अलग होता है। इसको हम कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT, यानी आप यहाँ पर अगर देखेंगे कि ये मेन महान हिमालय की रेंज है, तो इसके बीच में MCT द्वारा जो है ये शिवालिक रेंज डिवाइड किया गया। अभी हम सबको एक साथ में देख लेते हैं। जैसे आपने देखा था इंडो सांगपो सेचर जोन द्वारा ये महान, जैसे ये है इंडो सांगपो सेचर जोन, और ये कहते हैं MCT। इंडो, इसके ऊपर जो है आपका ये ट्रांस हिमालय है, और ये क्या कहते हैं महान हिमालय, और फिर ये लघु हिमालय, और इसके बाद में एक भ्रंश और भी है, उसको मैं अभी आगे की तरफ बता रहा हूँ। तो महान हिमालय, लघु हिमालय जो है ये MCT इसके उत्तर में है, और इसके दक्षिण में एक और बढ़ता है क्या कहते हैं, इसके दक्षिण में मेन बाउंड्री फॉल MBF पड़ता है। MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, यानी इसके लघु हिमालय के उत्तर में MCT, मेन सेंट्रल ट्रस्ट, और दक्षिण में मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा ये लघु हिमालय अलग होता है। यह भी महान हिमालय के समानांतर लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर की लंबाई में ये विस्तृत है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 3700 से 4500 मीटर है। 3700 से 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, और इसकी औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर, 80 से 100 किलोमीटर। याद रखिएगा, ऊंचाई जो होगी वो मीटर में होगी, लंबाई और चौड़ाई जो होगी वो किलोमीटर में भी होगी। तो ये भी महान हिमालय के समानांतर 3700 से 4500 मीटर की ऊंचाई में विस्तृत है। 80 से 100 किलोमीटर जो है इसकी औसत चौड़ाई है। इसी बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में कई घाटियां पाई जाती हैं। अभी मानचित्र में हम इसको देख रहे हैं, जैसे कश्मीर घाटी, जो घाटियां हैं मुख्य रूप से, जैसे कश्मीर घाटी, लाहुल स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, ये सब महान हिमालय और लघु हिमालय की श्रेणियों के बीच में पाई जाती हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं
एक है कश्मीर घाटी में एक करेवा का निक्षेप होता है। करेवा यानी ये ग्लेशियर के द्वारा जो लाए गए मोरेन होते हैं उनके द्वारा ये डिपोजिशन होता है। तो करेवा निक्षेप जो है ये मुख्य रूप से केसर की खेती के लिए फेमस है। याद रखिएगा, करेवा निक्षेप केसर की खेती के लिए फेमस है। ये एक यूपी पीसीएस की परीक्षा में जो है ये मुख्य रूप से आ चुका है एक बार कि करेवा का निक्षेप किस चीज़ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा ये केसर की खेती के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। अच्छा, अब एक चीज़ और जान लीजिएगा, जैसे मान लीजिए बार बार ये चीज़ बनाना पड़ता है, गायब हो जाता है। जैसे मान लीजिए लघु हिमालय है ये, तो इस लघु हिमालय को विभिन्न स्थानों पर कई कई नाम से जाना जाता है। जैसे आप कश्मीर में देखेंगे तो ये पीर पंजाल श्रेणी के रूप में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो ये धौलाधार श्रेणी के रूप में स्थित है। उत्तराखंड में यहाँ पर देखेंगे तो उत्तराखंड में मसूरी रेंज के नाम से स्थित है। और हिमालय नेपाल में देखेंगे तो ये महाभारत श्रेणी के रूप में प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, कश्मीर में यानी लद्दाख और कश्मीर रेंज में ये हो जाएगा। लद्दाख और कश्मीर रेंज में इसको हम कहते हैं पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में धौला धार, और उसके बाद में उत्तराखंड में मसूरी, और फिर नेपाल में ये महाभारत के नाम से जानी जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और मैं बता दूं कि लघु हिमालय एक संसाधन की दृष्टि से बहुत ही भारत में प्रसिद्ध है, क्योंकि विश्व के अधिकांश पर्यटन केंद्र जो प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र के रूप में माने जाते हैं, जैसे आपका है शिमला हिमाचल प्रदेश में, मसूरी, नैनीताल, भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल, रानीखेत, ये सब जो है अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सब पर्यटन स्थल जो विश्व के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से भी एक होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक स्थानों में से भी एक माने जाते हैं, वो सब लघु हिमालय की श्रेणियों में ही स्थित हैं। और इसके साथ साथ कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं, प्रमुख दर्रे। दर्रों में पीर पंजाल दर्रा अभी मैं बता दे रहा हूँ, ये कश्मीर में पड़ेगा। और क्या कहते हैं, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल, ये सब पीर पंजाल, बनिहाल, ये दर्रे जो है मुख्य रूप से पीर पंजाल श्रेणी में पड़ते हैं। और इसके अतिरिक्त और भी कई दर्रे हैं जो पूर्व के क्षेत्र में हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी जान लीजिए कि जो ये लघु हिमालय है, ये थोड़ा सा इधर की तरफ भी ऐसे है। इसकी लोकेशन अभी मैं मानचित्र पर पूरा डिटेल में बता दे रहा हूँ। लघु हिमालय के दक्षिणी भागों पर, ढलानों पर जो है कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको हम मर्ग, कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। और उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को बुग्यालिया प्यार कहा जाता है। कश्मीर हिमालय में, कश्मीर का हिमालय में ये सोनमर्ग और गुलमर्ग, और उत्तराखंड में ये बुग्याल और प्यार के नाम से जाने जाते हैं। इसको हम मानचित्र में मुख्य रूप से देख लेते हैं कहाँ पर इसकी स्थिति है। आप ये देखिए, आपने अभी यहाँ तक देखा था वृहत हिमालय की श्रेणी, यहाँ पर ये ऐसे होते हुए जाती है, सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ इसमें दिखाई देती हैं, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ के नीचे दक्षिण में मुड़ जाती है। उसी के दक्षिण में आप देखेंगे यहाँ पर ये पीर पंजाल, फिर धौलाधार, फिर मसूरी श्रेणी, और फिर नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से ये प्रसिद्ध है, और फिर उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों तक चली जाती है। याद रखिएगा, महान हिमालय की जो चौड़ाई है वो पश्चिम में ज़्यादा है और पूरब की तरफ कम। महान हिमालय में पश्चिम की तरफ जो है, यानी हिमालय जो क्या कहते हैं, कश्मीर हिमालय का जो क्षेत्र है, वहाँ पर हिमालय
पर्वतों की चौड़ाई जो है उनकी श्रृंखलाओं की चौड़ाई ज़्यादा है, जबकि पूरब में ये सक्रिय होती जाती हैं, ये चीज़ है। और सबसे ज़्यादा ऊंचाई इसकी मध्यवर्ती भाग नेपाल यानी कह सकते हैं मध्य पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा इसकी ऊंचाई मिलती है। तो ये हो गया आपका। अगर शिमला, नैनीताल, चकराता देखेंगे इस क्षेत्र में जो है स्थित है, यहाँ पर दार्जिलिंग स्थित है, ये सब चीज़ें हमने बता दिया। बुग्याल या प्यार इस क्षेत्र में है, और क्या कहते हैं दून द्वार इस क्षेत्र में पड़ता है। हाँ, आगे की तरफ हम चलते हैं। अभी आगे थोड़ा सा और बताना है इसको, बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं हम शिवालिक रेंज। चौथा शिवालिक, इसको हम आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी के नाम से इसको जानते हैं। अब एक चीज़ यह जान लीजिएगा कि महान हिमालय, लघु हिमालय से जो निकलने वाली नदियां थीं, शिवालिक एक प्रकार का अग्रगर्त कहा जाता है। महान हिमालय का शिवालिक एक अग्रगर्त कहा जाता है, और उस अग्रगर्त में यानी आगे का तरफ छिछला गड्ढा भाग जो सिंक्लाइन जब भर रही थी, तो महान हिमालय, लघु हिमालय से जो निकलने वाली नदियां थीं, उन्होंने अपने मलबे से अगले भाग को भर दिया, और फिर एक मूवमेंट हुआ प्लीस्टोसीन एज में, और फिर उस समय शिवालिक रेंज का निर्माण होता है। इसका विस्तार शिवालिक रेंज का पंजाब में, अभी पाकिस्तान का क्षेत्र ही है, पोटवार बेसिन से लेकर के पूरब में कोसी नदी तक, या कोसी नदी तक है, पोटवार बेसिन से लेकर के कोसी नदी तक पड़ता है। और ये असम के दिहांग, दो चीज़ें मिलती हैं देखने में। एक तो विस्तार इसका दिया गया है पंजाब के कोटवार बेसिन से लेकर के पूरब में कोसी नदी तक, लेकिन यह श्रृंखला जो है जब आप उत्तर पूरब के क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे तो ये बीच में गैप कर जाती है। फिर आगे जो है इसका विस्तार हो जाता है, असम में दिहांग नदी तक हो जाता है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 600 से 1500 मीटर के मध्य में है। लंबाई लगभग वही 2400 किलोमीटर के आसपास है। और इस लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय की श्रेणियों में कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं, जैसे काठमांडू घाटी, जो हिमालय और लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणियों के बीच में ये पाई जाती है। इन घाटियों को पश्चिम में दून और पूरब में द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून या हरिद्वार के नाम से जानते हैं। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, शिवालिक की जो श्रेणियां हैं, इसके बाद में शुरू हो जाता है आपका मैदानी क्षेत्र, प्लेन। तो मैदानी क्षेत्रों में सबसे पहले आता है भाबर प्रदेश, और फिर उसके बाद में आता है तराई रीजन। शिवालिक से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो अपने साथ में तमाम प्रकार के पदार्थों का निक्षेपण सबसे पहले भाबर क्षेत्र में कर देते हैं, और भाबर क्षेत्र के बाद में जो बारीक निक्षेप होते हैं वो तराई क्षेत्र में होते हैं। हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां भाबर प्रदेशों में नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि वो तमाम ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है, बड़े बड़े बोल्डर का डिपोजिशन वहाँ पर होता है, इसलिए वहाँ पर नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे ही ये नदियाँ तराई क्षेत्र में बह करके आती हैं, इनका फ्लो दिखाई देने लगता है। यानी यह एरिया जो है एक प्रकार से फ्लड प्रोन एरिया है, यानी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का ये भाग तराई क्षेत्र आ जाता है। थोड़ी सी बारिश होगी तो इसमें नदियाँ उफान पर आ जाएंगी और ऊपर पानी चारों तरफ विस्तृत हो जाएगा। हाँ, तो मैं बता ये रहा था कि ये भी जो शिवालिक रेंज है, ये भी एक प्रकार से यहाँ पर देखेंगे आप तो एक भ्रंशकार के द्वारा ये भी अलग हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। इसके द्वारा शिवालिक हिमालय ग्रेट प्लेन से अलग होती है, महान क्या कहते हैं, महान उत्तरी के विशाल मैदान से अलग होती है। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर पूरा संक्षेप में बता दे रहा हूँ।
इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। पहला है ITSZ, इसको हम कहते हैं, अब ये आपका महान हिमालय, लघु हिमालय समाप्त होता है। थोड़ा सा देख लीजिए कौन कौन सी ब्रांच चीज़ें जो है, कौन कौन से क्षेत्र इनको अलग करने का काम करते हैं। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, या संक्षेप में पूछ लिया कि महान हिमालय, लघु हिमालय किस कगार द्वारा जो है अलग हुआ है, या किस क्षेत्र द्वारा, किस लाइन द्वारा इसको अलग किया जाता है। तो सबसे पहले जान लीजिए ITSZ, इसको हम कहते हैं इंडस सांगपो, सेचर जोन, इंडस सांगपो सेचर जोन। ये अलग होता है आपका ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। ओके, दूसरा है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये अलग होता है महान हिमालय लघु हिमालय से। यानी महान हिमालय और लघु हिमालय का जो विभाजक है वो MCT है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। इसके बाद में फिर आता है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये अलग होता है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय से। ओके, फिर हम आ जाते हैं नंबर 4 पर, जिसको भी हमने बताया था, क्या नाम है इसका, HFF। इसको कहते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ये अलग होता है शिवालिक और मैदान से, यानी उत्तर के विशाल मैदान से अलग होता था। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनका क्रम भी जो है उत्तर से नॉर्थ से साउथ की ओर है ये। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम आप परीक्षाओं को प्रश्न पत्र को उठाकर देखेंगे तो ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे, मिल जाएंगे। अब इसके बाद में हम चलते हैं कि एक शाखा और है उत्तरी पूर्वी हिमालय। उत्तरी पूर्वी हिमालय का एक अलग ये पार्ट है, इसको आप इसकी सहायता से देख सकते हैं। देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी के पूरब में हिमालय की पूर्वी सीमा यहाँ से स्पष्ट करती है। जैसे यहाँ तक तो महान हिमालय आ जाएगा, लेकिन जहाँ पर ये दिहांग, दिबांग, लोहित, ये नदियों का क्षेत्र है, यहीं से जो है उत्तरी पूर्वी हिमालय अलग होती है। और इस हिमालय के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, असम, मणिपुर, नागालैंड के जो पहाड़ी क्षेत्र आते हैं, ये आते हैं। ये आप देख लीजिए, इधर की तरफ जो हैं ये सब पूरा है, जैसे पटकोई और बुम, नागा की पहाड़ियाँ, मिज़ो की पहाड़ियाँ, ठीक है, ये सब जो है म्यांमार की सीमा और भारत की सीमा का निर्धारण करती हैं। जैसे हम सबसे पहले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अब चूँकि इसमें पूरा डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन आप जान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, ओबोर, मिशमी। आपको मैं बता दूं, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, ये 3 श्रेणियां पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आती हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। और इसके बाद में आ जाती हैं अरुणाचल प्रदेश एवं म्यांमार की सीमा पटकोई बुम द्वारा निर्धारित होती है। ये आपकी सीमा है, ये अरुणाचल प्रदेश और इधर की तरफ पड़ेगा म्यांमार। इसकी सीमा का निर्धारण पटकोई बुम जो है पर्वत श्रेणी करती है। इसके बाद में मिकिर, मिकिर की पहाड़ियाँ असम में हैं। असम में इसमें नहीं दिखाई दे रहा है मिकिर की पहाड़ियाँ, आप देखेंगे तो इसी क्षेत्र में जो है ये मिकिर की पहाड़ियाँ पड़ जाएंगी। असम में मिकिर
असम में मिकिर की पहाड़ियाँ, ये भी जो है पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। इसमें एक है बरियल श्रेणी, ये असम, मिजोरम और नागालैंड तीनों राज्यों में पड़ती है। असम में भी पड़ेगी ये बैरियल श्रेणी, ये बनी हुई है यहाँ पर। तो इसका जो विस्तार है असम, मिजोरम, नागालैंड तीनों श्रेणियों में जो है ये मुख्य रूप से पड़ता है बैरियल श्रेणी। और मिज़ो पहाड़ियाँ ये मिजोरम में पड़ती हैं, नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में पड़ती हैं, त्रिपुरा पहाड़ियाँ त्रिपुरा में पड़ती हैं। तो ये विभिन्न राज्यों में जो पहाड़ियाँ हैं उनका भी नाम उन्हीं के आधार पर किया गया है। अब एक ये बचता है गोरो खासी जयंतियाँ। क्या हम गोरो खासी जयंतियाँ पहाड़ियों को, जो मेघालय का पठारी क्षेत्र है, इसको पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे या नहीं करेंगे, एक प्रश्न उठता है। चूँकि यह जो पार्ट है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये बताया जाता है कि उत्तरी पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है यहाँ पर, जब ये उत्तर की तरफ खिसक रहा था तो ये पार्ट जो है गैप के अंतर्गत खिसक करके यहाँ पर आ गया। तो गोरो खासी जयंतियाँ जो है ये पठार का ही हिस्सा हैं, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा हैं, जो यहाँ पर मेघालय पठार के रूप में आती हैं। और जब भारतीय मानसून प्रवेश करता है तो सबसे पहले इन्हीं पहाड़ियों के आसपास क्षेत्रों से टकराता है और इसी क्षेत्र में घनघोर बारिश होती है। इसी क्षेत्र में ही विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मौसिनराम, चेरापूंजी ये पड़ता है। तो ये आपका हो गया उत्तरी पूर्वी हिमालय। अब एक हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, उसको भी आपको जानने की ज़रूरत है। प्रादेशिक विभाजन जो हिमालय का है, हाँ चलिए इसी में मैं बता दे रहा हूँ, इसको अलग से ना बता करके इसी में आप जान लीजिए। हाँ, तो देखिए हिमालय का जो विभाजन किया गया है वो दो प्रकार से किया गया है। एक भौगोलिक विभाजन है जिसमें आपने पढ़ा ट्रांस हिमालय, महानी हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल हिमालय के बारे में। अब एक हिमालय का दूसरा विभाजन है, परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि प्रमुख श्रेणियाँ किस हिमालय के पार्ट के अंतर्गत आती हैं। जैसे पूछ लिया कि पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आती है, असम हिमालय के अंतर्गत आती है, या नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है, या कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आती है, कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। तो इस चीज़ को भी आपको जानने की ज़रूरत होती है। या प्रमुख चोटी, जैसे पूछा माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का पार्ट है, असम, नेपाल या उत्तराखंड किस हिमालय का पार्ट है, तो ये चीज़ को भी आपको जानने की ज़रूरत होगी। प्रसिद्ध जो विद्वान थे भूगर्भ शास्त्री सिडनी और बुरार्ड, इन्होंने ही जो है इस विभाजन को एक आधार दिया था। और इसके विभाजन में प्रमुख नदी क्षेत्रों को लिया गया था कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, और वही नदी प्रत्येक हिमालय क्षेत्र की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। जैसे आप देखेंगे सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के मध्य तक लगभग 560 किलोमीटर ये रेंज पड़ता है पूरा का पूरा। अब इसमें कश्मीर हिमालय और उत्तर में ये लद्दाख का क्षेत्र, चूँकि कश्मीर यहाँ से डिवाइड हो गया है तो ये क्षेत्र लद्दाख का भी हिस्सा पड़ता है। अब लद्दाख में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये श्रेणियाँ जो हैं आपकी आएंगी लद्दाख में, पीर पंजाल कश्मीर में आ जाएगी। आप देख लीजिएगा इसको प्रादेशिक मानचित्र में कैसे है। तो इस क्षेत्र में जो है मुख्य रूप से सिंधु नदी का मोड़ जो है यहाँ पर, और यहाँ पर सतलज नदी, ये दो सीमाओं को जो है निर्धारित करती है। इसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं मुख्य रूप से। यह श्रेणी कश्मीर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चौड़ाई मैंने बता दिया। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौराधार, मसूरी, ये श्रेणियाँ इसी पर स्थित हैं। और जम्मू से श्रीनगर जाने का, श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग जोजिला दर्रा यहीं पर जो है स्थित है। अभी हम दर्रों के बारे में अगला चैप्टर इसी में हम बता दे रहे हैं। इसके बाद में है दूसरा कुमाऊं हिमालय। ये यहाँ पर सतलज नदी से लेकर के और काली नदी, यहाँ पर आप देखेंगे अगर मानचित्र बनाएंगे तो काली नदी का क्षेत्र है। तो सतलज नदी से काली नदी के क्षेत्र की जो सीमा निर्धारित करती है वो आपका है कुमाऊं हिमालय।
कुमायूं हिमालय के अंतर्गत गंगा यमुना इसी भाग से निकलती हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल और नंदा देवी कामेट चोटियाँ इसी भाग में पड़ती हैं। और मानावानीत दर्रा, जैसा भी हमने बताया था उत्तराखंड में, ये भी जो है इसी क्षेत्र में है। अभी दर्रों के बारे में मैंने बताया कि एक बार फिर मैं आपको स्मरण दिला दूंगा, तो इसी क्षेत्र से है। अगला जो सबसे ज़्यादा लंबा, हाँ एक चीज़ बता दूं, यह है, इसकी लंबाई लगभग 320 किलोमीटर के आसपास है कुमायूं हिमालय की। इसके बाद में सबसे लंबा जो हिमालय का पार्ट पड़ता है वो है नेपाल हिमालय, और विश्व की सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ इसी के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पर यहाँ पर पड़ती हैं। एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, ये सब इसी क्षेत्र में पड़ती हैं। ये मैं बता दूं 800 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है, और लगभग 1,16,800 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये नेपाल हिमालय का विस्तार पाया जाता है। ये देख लीजिए, ये नेपाल हिमालय का विस्तार ये जो है पाया जाता है। ओके, 800 किलोमीटर की रेंज। और यहाँ पर मैंने बताया कि इस श्रेणी का विस्तार सिक्किम में सिक्किम हिमालय, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग असम हिमालय, भूटान में भूटान हिमालय। औसत ऊंचाई इसकी 6250 मीटर नेपाल हिमालय की औसत ऊंचाई है। एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गोसाईनाथ, ये सब चोटियाँ जो है इसी क्षेत्र में मुख्य रूप से पड़ती हैं, जो इस मानचित्र में तो नहीं दिखाया है, लेकिन आप इसको दूसरे मानचित्र में आसानी के साथ देख सकते हैं। अब इसके बाद में पड़ता है असम हिमालय। असम हिमालय ये पड़ेगा आपका तीस्ता नदी से लेकर के, हाँ ये काली नदी से तीस्ता नदी का क्षेत्र था। असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र तक का आएगा, जिसके बारे में अभी हमने बता दिया। इसमें पूर्वांचल हिमालय की भी श्रेणियाँ मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। ये जो है मुख्य रूप से सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान देश में विस्तृत हैं। यहाँ पर कांगला, चुगलहारी, कारबम, नमचा बरवा, ये सब इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियाँ हैं। दिहांग, दिबांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियाँ इस क्षेत्र में बहती हैं। तो इसके बारे में मैं चूँकि अभी पहले बता चुका हूँ, ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में इसी में जो प्रमुख रूप से है हिमालय का विभाजन आपने देख लिया कि इसका भौगोलिक विभाजन किस प्रकार से है और प्रादेशिक विभाजन किस प्रकार से है। अब इसी में जो है एक पार्ट कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर पाया जाता है, या भारत के प्रमुख दर्रे किन किन क्षेत्रों में स्थित हैं या किन किन प्रदेशों में स्थित हैं। तो उसके बारे में भी जान लेने की आपको ज़रूरत है। चलते हैं हम, जो कुछ है इसी पर पढ़ लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं है, क्लास भी समाप्त होने वाला है। हाँ चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, आपको मैं यहीं पर समझा दे रहा हूँ। हाँ ओके ओके ओके, इसी क्षेत्र में मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए, सबसे हम पहले चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल में एक पीर पंजाल दर्रा है ये, और फिर बनिहाल दर्रा है, और एक दर्रा और यहाँ पर ये बुर्जिल दर्रा है उत्तर की तरफ, पीर पंजाल दर्रा है और ये बनिहाल दर्रा है। ये तीन दर्रे जो है जम्मू कश्मीर के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा यहाँ पर है, लद्दाख और कश्मीर की सीमा का निर्धारण करता है। लगभग 5000 मीटर बुर्जिल दर्रे की ऊंचाई है, और ये दर्रा चूँकि शीत ऋतु में सब ये दर्रे जो है बर्फ़ से ढक जाते हैं, और इनमें आवागमन का मार्ग भी बंद हो जाता है। ये कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ती है। यहाँ पर आप देखेंगे कश्मीर घाटी है, और इधर पर लद्दाख का एक देवसाई मैदान पड़ता है। तो कश्मीर घाटी को देवसाई मैदान से जोड़ने का काम
ये बुर्जिल दर्रा करता है, लेकिन ठंडी में ये जो है जम जाता है, मार्ग व्यापार परिवहन के लिए ये बंद हो जाता है। दूसरा है पीर पंजाल 3000, दूसरा ये दर्रा जो आता है ये है आपका पीर पंजाल दर्रा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कश्मीर में ही ये पड़ता है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल श्रेणी में ही ये स्थित है। 3994 मीटर जो है ये पीर पंजाल दर्रे की ऊंचाई है। ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का मार्ग इसी पीर पंजाल दर्रे से होकर के जाता है। याद रखिएगा, जम्मू को पीर पंजाल, जम्मू को श्रीनगर से जो रास्ता जाता है वो पीर पंजाल दर्रे के माध्यम से ही जाता है। इसके बाद में बनिहाल दर्रा, ये भी जम्मू और श्रीनगर के मार्ग को प्रस्तुत करता है। ये है यहाँ पर, ये दिखाई दे रहा है ये हाँ बनिहाल दर्रा यहाँ दिखाई दे रहा। तो ये भी जो है जम्मू श्रीनगर को मार्ग को प्रशस्त करता, आने जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। और शीत ऋतु में ये भी जो है बर्फ़ से ढक जाता है। इसका भी विस्तार इसी पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है। तो ओके, ये 3 दर्रों के बारे में आपने जान लिया। आगे चलते हैं लद्दाख में काराकोरम। अब आप ऐसे देखते चलिए, काराकोरम दर्रा यहाँ पर है, अघिल दर्रा यहाँ पर है, चांगला दर्रा यहाँ पर है, खारतुंगला दर्रा यहाँ पर है और थांगला दर्रा यहाँ पर है, जोजिला। ओके, और एक पड़ता है यहाँ पर जोजिला दर्रा, ये बहुत फेमस है। तो इन दर्रों की स्थिति आप जानते हैं, प्रश्न परीक्षा में आपके कहीं यही पूछा जाएगा, किस प्रदेश में पड़ते हैं या हिमालय की किस श्रेणी में पड़ते हैं या किस प्रादेशिक विभाजन के अंदर किस हिमालय की श्रेणी में पड़ते हैं और इनसे होकर के कौन सा मार्ग जाता है। तो काराकोरम से भारत और चीन के मध्य संपर्क स्थापित होता है। इसी के पास में K2 गाडविन ऑस्टिन चोटी भी जो है पाई जाती है। काराकोरम को भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कहा जाता है। लगभग 5540 मीटर काराकोरम दर्रे की ऊंचाई है और ये भारत चीन के मध्य ज़्यादातर ये विवादित रास्ता है। यहाँ पर विवाद होते रहते हैं, तनातनी जो है मची रहती है। और ये भी काराकोरम लद्दाख की पहाड़ियों में क्या कहते हैं, काराकोरम की श्रेणियों में ही ये काराकोरम दर्रा स्थित है। दूसरा है जोजिला वृहत हिमालय, ये जास्कर श्रेणी यहाँ से आते होकर के जाती है। काराकोरम के बाद में आप देखेंगे दूसरी उसके दक्षिण की श्रेणी है जास्कर। तो जास्कर का जो गैप है वो पासेज जोजिला दर्रा के रूप में जाना जाता है। ये एक श्रीनगर, करगिल और लेह, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए आप। श्रीनगर, करगिल और लेह के बीच का रास्ता ये दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं जोजिला दर्रा। इसके बाद में और हम चलते हैं मिनताका दर्रा, ये ट्राई जंक्शन भारत तिब्बत और अफगानिस्तान के बीच में है, ये कहीं पर यहाँ पर पड़ेगा मिनताका दर्रा। कुछ चीज़ें इसमें नहीं दिखाई गई हैं। अघिल दर्रा हमने बता दिया, काराकोरम के पास में, K2 के पास में ये दर्रा पड़ता है। खारदुंगला दर्रा ये यहाँ पर पड़ता है, ये भारत चीन का है। और लानकला दर्रा अक्साई चीन में पड़ता है। चांगला दर्रा लद्दाख और तिब्बत के बीच में ये सीमा प्रदान करता है। अब आगे चलते हैं हम हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश में सिपकीला और बारालाचा, ये 2 प्रसिद्ध दर्रे हैं। हाँ, सिपकीला और बारालाचा, ये आपको कुछ पॉइंट हमें अलग बताना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको मैं देख लीजिए। सिपकीला दर्रा शिमला तिब्बत, यहीं पर ये पड़ रहा है सिपकीला दर्रा। इसकी स्थिति थोड़ा सा यहाँ पर हो जाएगी, सिपकीला और दर्रा, इसको मैं भी दूसरे मानचित्र द्वारा बता सकता हूँ। और इसके बाद में सिपकीला दर्रा जो है ये जास्कर श्रेणी में है। शिमला और तिब्बत यानी भारत चीन के मध्य संपर्क मार्ग स्थापित करता है। सतलज नदी इसी सिपकीला दर्रे से यहाँ से होकर के ऐसे निकलती है, आगे की तरफ निकलती है। आगे है रोहतांग दर्रा, ये पीर पंजाल श्रेणी में 3979 मीटर है। ये मनाली और लेह का मार्ग प्रशस्त करती है। लाहौर और स्फीत का प्रवेश द्वार कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग। इसके बाले में है बारालाचा दर्रा, ये जास्कर श्रेणियों में लेह और मनाली का मार्ग प्रशस्त करती है। तो कुछ की स्थिति यहाँ पर नहीं दर्शाई गई है, सिपकीला को यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे हम चलते हैं उत्तराखंड में 2 दर्रे प्रमुख हैं, नीत दर्रा और माना दर्रा। नीत माना दर्रा ये कुमायूं पहाड़ी में स्थित है
उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ने का काम करता है और ये मानसरोवर से कैलाश जाने का मार्ग इसी नीत माना दर्रा के साथ में, तमाम यात्री इसी माना और नीत दर्रे के साथ में कैलाश मानसरोवर की यात्रा यहीं से प्रारंभ करते हैं। अब आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। चलते हैं सिक्किम में। सिक्किम में नाथुला और जेलेपला ये दो दर्रे हैं। सिक्किम राज्य के डोगेक्या एक श्रेणी है, डोगेक्या श्रेणी, ये सिक्किम स्टेट में पड़ता है। तो यहीं पर नाथुला दर्रा स्थित है। 1962 भारत और चीन के युद्ध के कारण, इसके सामरिक महत्व के कारण जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध रहा है और ये बताया जाता है कि प्राचीनतम जो रेशम मार्ग था जिसके सहारे भारत और चीन का जो है व्यापार संबंध स्थापित था, वो इसी दर्रे के माध्यम से होता जाता है और इसी दर्रे से दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर के तिब्बत जाने का मार्ग भी मतलब जाने का मार्ग भी खुला हुआ है। इसके बाद में है अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। तो ये दो दर्रे हो गए सिक्किम में, नाथुला और जेलेपला। जेलेपला भी गंगटोक और ल्हासा का मार्ग प्रदान करता है। आगे चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला ये दर्रा है। बोमडीला आप इसको देख रहे हैं। बोमडीला दर्रा उत्तरी पश्चिमी भाग पर है। ये त्वांग घाटी और तिब्बत, यहाँ पर पड़ेगा त्वांग घाटी और इधर की तरफ तिब्बत जाने का मार्ग जो है वो बोमडीला दर्रे के द्वारा निर्धारित होता है। और एक दर्रा और है यांगस्याप दर्रा, वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। और पाउसांग दर्रा, ये तीनों दर्रे जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। यांगसाप दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे के सहारे भारत में जो है प्रवेश करती है। अगला है पाउसांग दर्रा, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार। ये दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने का मार्ग प्रदान करती है। ये पाउसांग दर्रे के माध्यम से ये होता है। और एक है दिफू दर्रा, ये भी भारत और म्यांमार के बीच में ये संबंध स्थापित करती है, दिफू दर्रा। इसके बाद में हम चलते हैं मणिपुर में। मणिपुर में एक है तुजू दर्रा। ये भी भारत और क्या कहते हैं इम्फाल, लापू और म्यांमार जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। उत्तरी पूर्वी भाग में ये स्थित है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, कभी कभी इन दर्रों का क्रम पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया कि बोमडीला, जेलेपला, माना और जोजिला, इन दर्रों का पूरब से पश्चिम की तरफ क्रम क्या है। तो इस स्थिति को आप देखना होगा कि बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद में जेलेपला ये पड़ जाएगा, नाथुला पड़ जाएगा सिक्किम में, उसके बाद में नीतमारा उत्तराखंड में पड़ जाएगा और फिर ये कश्मीर में पड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम इन दर्रों का क्रम याद रखेंगे और उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की तरफ इन दर्रों का क्रम याद रखेंगे। जैसे परीक्षा में पूछा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों के उत्तर से दक्षिण की तरफ दर्रों का क्रम क्या है, पासेस का क्रम क्या है, तो पूछ लिया तो उसमें दिया रहेगा आपका पांगसऊ, बोमडीला, दिफू, तुजू। तो आप याद रखिएगा पाउसांग सबसे ऊपर, उसके बाद में बोमडीला, उसके बाद में दिफू और उसके बाद में तुजू दर्रा। ये क्रम रहेगा। दक्षिण से उत्तर पूछेंगे तो दक्षिण से उत्तर की भी तरफ ये क्रम होगा। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट होता है। थोड़ा सा इसमें मैं और आपको बता दे रहा हूँ। दक्षिण भारत के भी कुछ दर्रे इसमें दिखाई दिए हैं, इनको भी आप जान सकते हैं। थालघाट, भोरघाट, पारघाट। पहले चीज़ तो इनका क्रम याद रखिएगा। ये जब हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ाएंगे तो इन दर्रों का क्रम वहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे कैसे हैं। थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रा। थालघाट, भोरघाट महाराष्ट्र में पड़ता है। पालघाट केरल और ये तमिलनाडु की सीमा पर यहाँ पर पड़ता है। थालघाट 583 मीटर महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों में है। दिल्ली से मुंबई जाने का मार्ग, ये मुंबई और ये दिल्ली की तरफ जाने का मार्ग थालघाट दर्रे द्वारा ही सुनिश्चित होता है। दूसरा है भोरघाट दर्रा। भोरघाट भी ये पुणे से और बेलगाम जाने का रास्ता भोरघाट दर्रे के द्वारा होता है। दक्षिण में पालघाट है। यहाँ पर केरल की जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहीं पर ये जो है पालघाट दर्रा स्थित है। इसे कालीकट, त्रिचूर या कोयम्बटूर, इरोड जाने का मार्ग इसी में
प्रशस्त होता है। अब एक मैं व्यवहारिक प्रश्न बता दे रहा हूँ। आपकी परीक्षाओं में जो थियरी के एग्ज़ाम हैं, हालांकि मैं उसको अलग से बताऊंगा, हिमालय के बारे में प्रश्न किस तरीके से पूछता है उसको भी थोड़ा सा जान लीजिए, बस ये कोर्स खत्म। ये टॉपिक समाप्त करते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, प्रश्न थियरी में अगर मुख्य परीक्षा में देखें तो सामान्य रूप से जो कुछ मैंने बताया है इस प्रकार से पूछेंगे, लेकिन जो मुख्य परीक्षा होती है मेंस, उसमें होता क्या है, कुछ इससे संबंधित व्यवहारिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे महान हिमालय का ढाल उत्तर में मंद है, कम है, लेकिन दक्षिण में ज़्यादा क्यों है, इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। क्यों है, इसको हम मुख्य परीक्षा के अंतर्गत उसको बताएंगे। दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है कि भारत की भौमिकीय संरचना हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र को किस प्रकार से प्रभावित करती है, या भारत की भूगर्भिक संरचना भारतीय स्थलाकृति को किस प्रकार से प्रभावित करने का काम करती है। तो इस संदर्भ में डेविस का जो कथन है उसी को हम इस पर लागू करेंगे और उसी के अनुसार इसकी व्याख्या करेंगे। क्योंकि महान हिमालय के गर्त में ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट और सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स के भी अवशेष मिलते हैं। नहीं, प्राचीनतम से लेकर नवीनतम चट्टानें मिलती हैं। आर्कियन युगीन की भी चट्टानें हिमालय के गर्भ में पाई जाती हैं। क्योंकि जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो 7 करोड़ वर्ष पहले हुआ है, लेकिन उसका डिपोजिशन जो है वो और भी पहले से गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड का जब विभाजन हुआ, टेथीस भूसनत का जब निर्माण हुआ, तब से डिपोजिशन हो रहा है। तो उस समय आर्कियन चट्टानें भी जो है इसके कुछ गर्भ में पाई जाती हैं, ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट। तो ये भी प्रश्न बनता है कि किस प्रकार से भौमिकीय संरचना हिमालय पर्वत को प्रभावित करती है। अगला ये प्रश्न बन सकता है कि हिमालय पर्वत या हिमालयन रेंज किस प्रकार से भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं, या भारतीय मानसून किस प्रकार से हिमालय पर्वत के द्वारा प्रभावित होता है, या भारतीय मानसून के निर्धारण में हिमालय रेंज की प्रमुख भूमिका को स्पष्ट कीजिए। और अगला प्रश्न इस पर बनता है चौथा कि भारत का अपवाह तंत्र को सुनिश्चित करने में हिमालय पर्वत की प्रमुख भूमिका क्या है। तो ये हैं इसके व्यवहारिक प्रश्न। इन प्रश्नों के पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना है, और जब आपके मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम चालू होगा तो उस समय हम इसको बहुत ही डिटेल में एक एक प्रश्न को लेकर के एक एक की व्याख्या करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी कुछ रिकॉर्डिंग संबंधी असुविधा होने के कारण कभी कभी स्लाइड गड़बड़ हो जाती है, तो उस पर ध्यान नहीं देते हुए आप जो मुख्य चीज़ें हमने बताई हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। कुछ दर्रों का क्रम जो मैंने दिखाया है इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे है, उसको भी जब स्टेट वाइज दर्रों को आप कहीं से ट्रेस करेंगे तो उसमें वो एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देगी। जैसे हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे थे उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इस मानचित्र में दिया गया है, बाकी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वही हैं, स्टेट और दर्रों का क्रम वही है। ओके, थैंक यू।